स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो आज देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। महामहिम के चुनाव हो चुके हैं और आज नतीजे आने हैं। उससे जुड़ी ये क्या खबर है? राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान आज कुछ ही देर में हो जाएगा। कुछ ही देर में संसद भवन में इसको लेकर मतगणना भी होगी और शाम करीब 4 बजे तक नतीजों का ऐलान हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला है। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में तो जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। 24 जुलाई तक राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल बताया गया है और देश के नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, 24 जुलाई तक राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति देश को मिल जाएंगे। कौन होंगे वो? द्रौपदी मुर्मू होंगी या यशवंत सिन्हा? हालांकि द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में तो जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार द्रौपदी मुर्मू को माना जा रहा था, एनडीए का तो पूरा समर्थन द्रौपदी मुर्मू के साथ है ही, लेकिन विपक्ष के कई दलों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की बात की थी। और ऐसे में जो अंक गणित है, जो आंकड़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है यशवंत सिन्हा के मुकाबले। हालांकि यशवंत सिन्हा ने चुनाव से पहले तमाम बातें कही थी। क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने कहा था कि एनडीए में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह की बयान उनकी तरफ से जारी यशवंत सिन्हा की तरफ से किए गए थे, जिसमें उन्होंने अपने आप को द्रौपदी मुर्मू से बेहतर उम्मीदवार बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो ईडी जो जांच कर रही है, मनमानी जो कर रही है, उस पर रोक लगेगी। इसी तरह उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें, या यूं कहें एनडीए के जो उम्मीदवार रही हैं द्रौपदी मुर्मू, उन पर निशाना साधने की कोशिश की थी, चाहे वो रबर स्टैंप कहने की बात हो या शांत कार्यकाल कहने की बात हो। और आज नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे सभी के। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़े हैं। साथ ही बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं, ये प्रवक्ता है कांग्रेस के। और राकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विधु रावल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपका रुख इसलिए कर रही हूं क्योंकि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, उनके पैतृक गांव में तो जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अभी नतीजे आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ये जश्न मनाया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है। पूरा देश जश्न मना रहा है, ये देखते हुए कि आज अमृत काल वाली वेला में, आज जब हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष इस वर्ष मना रहे हैं, उस समय देश के अंदर किस प्रकार से एक जो सबसे वंचित समाज रहा है, सबसे ज्यादा उपेक्षित समाज रहा है, सबसे पिछड़ा जो समाज रहा है, उसको भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और वो केवल अपनी जाति के कारण नहीं मिल रहा, योग्यता के कारण मिल रहा है, गरिमा के कारण मिल रहा है, संघर्ष के कारण मिल रहा है। किस प्रकार से हम आज देख रहे हैं कि उस गांव में आज 1 क्विंटल के करीब जो है, 1 क्विंटल घी से और लगभग इतनी मात्रा में बेसन से वहां पर लड्डू बना रहे हैं वहां के खुद के लोग। हर व्यक्ति वहां पर जो है हलवाई का काम कर रहा है और सारे गांव में, सारे क्षेत्र में आज जो है वहां पर लड्डू बांटे जाएंगे। ये पूरे देश के लिए गर्व का अवसर है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, 75 वर्ष लग गए हमें देश की असली संपदा को असली स्थान पर पहुंचाने के लिए। और ये कोई छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी 104 मिलियन लोग हैं। 705 एथनिक ग्रुप्स हैं इसमें। लेकिन किस प्रकार से आज तक उपेक्षित रखा गया, इस समाज को जानबूझकर रखा गया, राजनीतिक तौर पर रखा गया। आज जो है सब शैकल्स को तोड़कर जो है आज जब ये बन रहे हैं, तो एक बड़े गर्व का अवसर है जब द्रौपदी मुर्मू जो है, जो अपने गांव की पहली महिला थी, जो अपने गांव से बाहर जाकर जिन्होंने स्कूल में पढ़ी, अपने गांव की पहली महिला थी और अपने पूरे क्षेत्र की पहली महिला थी जो कॉलेज में गई थी। और उसके बाद जिस प्रकार से उनका संघर्ष रहा है,
पहले उनके पति की दुखद मृत्यु हुई, उसके बाद दोनों बेटे जो थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से संभाला और समाज के नाम, देश के नाम अपना जीवन कर दिया, एक टीचर के रूप में रही, एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड की है सृष्टि जी। आज सिर्फ महिलाओं का नहीं, एक ट्राइबल लीडर जो है वो बन रही हैं। आज सभी के लिए सम्मान की बात है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, मैं इस देश को बधाई देता हूं कि इतनी बेहतरीन एक हम राष्ट्रपति चुनने वाले हैं। सारे देश को बधाई, बारंबार बधाई। क्योंकि नतीजे अभी आए नहीं है, लेकिन नतीजे आ जाएंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी बधाई भी स्वीकार करूं और हो सकता है ना भी कर पाऊं। तो इसके लिए बजरंग दास जी का मैं रुख करती हूं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी। हेलो बजरंग दास जी, आपकी मैडम ये आवाज नहीं आ रही सर? आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क नहीं हो पाया है बजरंग दास जी से। राकेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि शुरू से ही हम जिस तरह से चर्चा भी कर रहे थे, जब वोटिंग हो रही थी तब भी इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो एनडीए का भारी है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ एनडीए का ही समर्थन नहीं मिल रहा, कई विपक्षी दल हैं जो खुले तौर पर उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। तो ऐसे में क्या नतीजे आने से पहले मान लिया जाए? और जिस तरह से ये जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, किस और इशारा कर रही हैं? जिस तरीके से अगर हम बात करें कि चुनाव, ये राष्ट्रपति के चुनाव हैं, चुनाव में वोटिंग हो चुकी है, निर्णय आना बाकी, तो ये कहना अभी कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा उचित नहीं होगा जब तक कि गिनती पूरी ना हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें उम्मीदवारी की, तो जिस तरीके से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके प्रति ज्यादा वोट हैं क्योंकि उनके पास वोटों का जादुई आंकड़ा पूरा है। लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरीके से हम अगर झारखंड की बात करें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ना चाहते हुए भी उन्हें वहां पर शायद सपोर्ट करना पड़ा होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह की राजनीति करता है, उनका जो राजनीति के अंदर जो उनका विषय है, किस तरीके से वो आदिवासी समाज को लेकर आगे चलते हैं कि उनका विकास हो सके, तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी मजबूरी होगी कि ना चाहते हुए भी उन्हें कहीं ना कहीं एनडीए की प्रत्याशी को वोट देना पड़ा होगा। परंतु इसके बहुत सारे घटक होते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प इसलिए माना जा सकता है क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत बढ़िया आंकड़ा था जिसके लिए सटीक तौर पर इस सीट को जीता जा सकता था। परंतु जिस तरीके से जो यूपीए कहें या कांग्रेस कहें या बाकी जो घटक दल थे, जिस प्रकार उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उतारा और किस तरीके से प्रचार हुआ और वोटिंग हो रही है, तो उसे ये कहना होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भी एक तरीके से खींचातानी देखी गई कि किस तरीके से अपने कैंडिडेट को सफलतापूर्वक जिताया जा सके। लेकिन ये बहुत बड़ी गरिमा का चुनाव है। इस चुनाव के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो भी उम्मीदवार विजयी होगा वो हमारे देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, और जो उम्मीदवार अगर हार भी जाता है तो भी उसका नाम, उसका परिचय या उसकी उम्मीदवारी को हम बड़े ही आदर सत्कार से देखेंगे, क्योंकि वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट पद पर उम्मीदवार रह चुके हैं। और हार और जीत तो एक परिणाम है, जो भी इलेक्शन लड़ता है तो एक पार्टी को हारना होता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि इस बार के चुनाव में कुछ ऐसे भी दल थे जो शायद किसी दल के साथ रहते हुए भी उनको वोट ना दे। लेकिन इसी के साथ मेरा एक और कहना होगा कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया, और वो जहां तक आंकड़े लग रहे हैं क्योंकि वो एनडीए के पक्ष में हैं, अगर वो विजयी होते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। वो हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो वो एक जिस समाज से वो आए हैं उस समाज के लिए, हमारे भारत देश के लिए वो इतना काम करें कि उस समाज के व्यक्ति शीर्ष जगहों पर जाकर बैठे, उस समाज के लोगों को दोबारा भारत के अंदर संघर्ष ना करना पड़े। और जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बहुत रूरल एरिया हैं, वहां पर जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो इस समाज से संबंध रखते हैं, उन सभी का इतना विकास हो जाए कि वो इतने सुदृढ़ हो जाएं कि उनको किसी भी तरीके की एक सहारे की या किसी भी तरीके की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, राकेश कुमार जी, खींचतान का भी आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं प्रयास तो करेंगे ही। अगर दो उम्मीदवार उतर रहे हैं, एक एनडीए का है, एक यूपीए का है, तो पार्टी तो चाहेगी कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करें अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। देखिए, राजनीति की जो परिभाषा है वो है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन को जीतना।
जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, सरकार बनाने के लिए या सीट को जीतने के लिए ही दोनों पार्टियां चुनाव में आती हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, ये बात सही है कि एनडीए के पास आंकड़ा था कि वो अपने प्रत्याशी को निष्पक्ष तौर पे जिता सके, परंतु उसके बावजूद भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, बाकी यूपीए दल ने या बाकी जो दूसरे घटक दल थे, उन्होंने एक उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को उतारा और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भी इस तरह की जो मेहनत हुई है, वो इस बात का परिणाम है कि कहीं ना कहीं एनडीए के पास आंकड़ा होने के बाद भी इनको अपने इलेक्शन को लड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, इसका जवाब देंगे विदु रावल साहब, लेकिन उससे पहले बजरंग दास जी का मैं रुख कर लूं। बजरंग दास जी, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने विदु रावल जी से भी सवाल किया, जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में। मैडम जी, राष्ट्रपति चुनाव में जो भी जीते उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एडवांस में उनको बधाई दे रहा हूं। साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति का जो चयन है सर्वसम्मति से होना चाहिए, ये जरूरी है। मगर क्या था, भाजपा ने समर्थन तो मांगा विपक्षी पार्टियों से, भी राष्ट्रपति का चुनाव होना है, आप हमें समर्थन दें। जब विपक्षी पार्टियों ने उनसे पूछा, कोई नाम तो रखो, भी ये कैंडिडेट हम खड़ा करना चाहते हैं, तो उसका हम समर्थन करेंगे, नाम तो रखो। मगर भारतीय जनता पार्टी के नाम की बात छोड़ो, भाई आप समर्थन करो। जब तक नाम नहीं रखेंगे, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, जब तक वो दूसरे आदमी समर्थन कैसे करेंगे? इन्होंने नाम नहीं रखा। जसवंत सिन्हा जी मैदान में आ गए। जसवंत सिन्हा जी का समर्थन विपक्षी नेताओं ने कर दिया। जसवंत सिन्हा जी ने फार्म भरने के बाद द्रौपदी जी का फार्म भारतीय जनता पार्टी ने भरवाया। एक बात और कहना चाहता हूं, अगर भाजपा वाले पहले ही द्रौपदी जी का नाम रख देते तो मैं समझता हूं विपक्षी सभी ये चुनाव नहीं होता, सर्वसम्मति से उसका समर्थन मिल जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या होता है, भाजपा क्या सोचती है कि हमारी चले, हम जो करें वो ही हो। मतलब पंचायत सर माथे दो, पतनाला उत्थे ही बहुआ। जो चुनाव राष्ट्रपति का थोपा गया है, जो करोड़ों रुपए का जो सरकारों का नुकसान हुआ है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जिद के कारण हुआ है। जब आप किसी का समर्थन मांग रहे हो तो विपक्षी नेता का हक तो बनता होगा भी आप बताइए कब कैंडिडेट कौन, हम किसका समर्थन करें। जबकि ये जसवंत सिन्हा कौन है? जसवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीनियर नेता था और यहाँ की केंद्र के अंदर वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं। हाँ। इनके बेटे भी आज भी भारतीय जनता पार्टी में सीनियर नेता है। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट थोड़ी था। कांग्रेस ने जो भाई देखा कि कोई ये भाजपा अपना नाम रख नहीं रही, ना नाम बता रही है, धक्काशाही कर रही है। जसवंत सिन्हा जी खड़े हो गए, उन्होंने समर्थन मांगा तो उनका समर्थन कर दिया। कांग्रेस का रोल तो ये है। मगर क्या है, कोई भी चुनाव राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, ये उच्च पद के जो चुनाव होते हैं इनमें रसाकसी नहीं होनी चाहिए, इनमें वोट नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा सर्वसम्मति से चुनाव होते आए हैं, सर्वसम्मति चुनाव होना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये थी, हमारे पास बहुमत है, हम तो जितने बड़े हैं, हम क्यों नाम रखे, हम जो कह दें उस पर आंख मूंद के कोई XYZ जो कोई ले आओ, हम तो उस पर मोहर मार जाते हैं। मगर मेरी भाजपा से भी अपील है, केंद्र सरकार से अपील है, जो उच्च पद के जो है सर्वोपरि पद जो होते हैं वो सर्वसम्मति से ही। ठीक है सर, ठीक है मिलजुल के। रावल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब तो मतदान हो चुका है, अब तो सर्वसम्मति जैसी कोई बात रही नहीं है, लेकिन पहले जब ये बात उठाई जा रही थी विपक्षी दलों की तरफ से भी नाम को लेकर कि भाई नाम तो बताइए किसको रख रहे हैं, तो सर्वसम्मति जैसे चुनाव पर ध्यान बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं दिया गया? नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं किया गया? खूब ध्यान दिया गया है।
ध्यान ही बीजेपी द्वारा दिया गया। बाद में घड़ियाली आंसू कोई भी बहाता रहे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कोई करता रहे, इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं रावल जी, क्या तो समय पूरा हो गया था? समय पूरा होने के बाद नाम मिला? नहीं, ममता बनर्जी जी कहती नजर आई थी कि नाम बता देते तो शायद फैसला कुछ और होता। ममता बनर्जी ने, शरद पवार ने, मैं तो कह रहा हूँ ना, विपक्षी नेताओं ने कहा, हाँ, खाली ममता बनर्जी ने नहीं, या अखिलेश यादव ने भी कहा, और बिहार के जो है उन्होंने बजरंग दास जी, आप मेरे समय में भी आप बोलेंगे तो इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? भाजपा के भी प्रवक्ता आप बन जाइए, कांग्रेस के तो आप हैं ही नहीं। वो नाम बता रहे थे, ठीक है दास, मेरा समय, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है। चलो अब बता दिया तो हमने कौन सी गलत बात करती यार, तेरे को याद ही दुआरे हैं। हाँ, गर्ग साहब ने नाम याद दिलाई, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इस बात का आरोप लगाया। हाँ, अब रावल साहब। हाँ, ये जो इन्होंने बात कही बिल्कुल ही गलत कही बात, सारी की सारी बात गलत है। मैं खारिज करता हूं इस बात को। केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक राजनाथ सिंह जी, एक एक कर सभी विपक्षी दलों से उन्होंने बातचीत की, सभी विपक्षी दलों से, ठीक है। इन्होंने भी कहा कि हम नाम बताएं, साथ साथ ये अपनी एक्सरसाइज करते रहे। कभी फारूक अब्दुल्ला को तैयार करते रहे कि आप बन जाइए, फारूक अब्दुल्ला मना कर गए। उसके बाद ये शरद पवार जी के पास गए, शरद पवार जी मना कर गए। तो इनको इतनी जल्दी थी अपना नाम घोषित करने की कि इन्होंने इंतजार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कोई आखिरी दिन नाम नहीं घोषित किया, हमने तो 5-6 दिन पहले नाम किया। क्या इन्होंने ऐसी कोई डेडलाइन रखी थी कि इस तारीख तक नाम बता दो? जब इन्होंने इस प्रकार से हमसे पहले ही कर दिया, तो आज यहाँ पर बैठकर घड़ियाली आंसू बहाने का क्या? कहिए, आज आप हार रहे हैं तो यहाँ पर अपने तरीके से चीजों को मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टू क्लेवर बाय हाफ। नहीं तो आप कह रहे हैं बाय आधा, इसमें कुछ नहीं बनता। नहीं रावल साहब, आप कह रहे हैं कि आप नाम बताते, लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों ने तैयारियां कर दी थी, बता रहे थे, बताया हमने समय एग्जैक्टली नहीं बताया क्यों नहीं? हमने तो सबके सामने गुना में बताया, लेकिन उससे पहले किस प्रकार से बजरंग दास जी, मैं भी तो टोक सकता हूं। सृष्टि जी, ऐसे नहीं अच्छा लगता डिबेट्स में। आप बजरंग दास जी आपकी बात सुन ली, आप ऐसे मत बुलाए। बजरंग दास जी, मैं चुपचाप सुनता हूँ, मैं उनकी बात चुपचाप सुनता हूँ। हर डिबेट में ऐसा है, एक डिबेट में हर डिबेट में ये हो रहा है। मैं चुपचाप उनकी गलत बातें सुन रहा, झूठ बोल रहे थे तो भी सुन रहा, मैं सम्मान दे रहा हूं। रोक रही हूँ गर्ग साहब को। गर्ग साहब रुकिए सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो किसी तक बात नहीं पहुंच पाएगी आपकी। आपने अपनी बात रख ली, अब उस पर उनको अपनी बात रखने दीजिए। आपके पास आऊंगी, आपको टाइम मिलेगा, फाइनल कमेंट का भी टाइम मिलेगा। रुक जाइए सर। विदु रावल जी, अभी तो विश्लेषक साहब की बात का जवाब देना है। हाँ। किस प्रकार से साथी बजरंग दास जी जो हैं, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल गलत कह रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप सुन रहा था, कागज पे नोट कर रहा था। ये आदत बजरंग दास जी को भी अपनानी चाहिए, नोट किया कीजिए कुछ भी कोई रावल साहब, तो आपको बता दूं कि ना तो हमने आखिरी के नाम की जिक्र किया था, क्या द्रौपदी मुर्मू का नाम विपक्षी दलों के आगे रखा था? क्या अवसर मिला? जो फारूक अब्दुल्ला कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र के शरद पवार तक घूम रहे थे, फिर अब आजकल बंगाल के हो गए यशवंत सिन्हा जी, या अब भी झारखंड के ही है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां तक घूम रहे थे। ये तो केवल एक नाटक कर रहे हैं, केवल यहां पर बाद में बैठकर नाटक करना। इन्होंने क्या कहा हमें कि इस डेडलाइन तक दे दो, हम अपना नाम घोषित करने वाले हैं, ऐसा नहीं था। अब ये क्योंकि हार रहे हैं, इसलिए बैड लूजर्स की तरह जो है कमियां निकाल रहे हैं। अब मुझे विश्लेषक साहब की बात पर आने दीजिए। हाँ। विश्लेषक साहब कह रहे थे कि एनडीए को बड़ी भारी मेहनत करवा दी। अरे साहब, एनडीए को जो एक्सपेक्टेड वोट थी, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बता रहे थे, अभी जब गिनती पूरी हो जाएगी तब विश्लेषक साहब आप आकलन कर लेना, उससे कहीं अधिक वोट मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा और भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए चल रहा है, उनके उम्मीदवार को जो एक्सपेक्टेड थी उससे भी अधिक वोट दे रही है। उल्टा खामखा में ये अपनी बेइज्जती तो दूसरे लोगों ने करवाई बिना बात के, जहां उम्मीदवार खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। दे डिड नॉट हैव द नंबर्स, उसके बाद भी नंबर वहां पर उन्होंने जो कंसेंसस से हो सकता था काम। और केवल एक नोट करने की बात है, जो लोग कहते हैं कि भाजपा ने नाम नहीं दिया,
फोन तो केवल और केवल नड्डा जी कर रहे थे। क्या सोनिया गांधी जी ने एक बार भी किसी हमारे समर्थित दल को या भाजपा को एक फोन भी किया? क्या ममता बनर्जी ने जी किया? क्या मीडिया से आप बातचीत कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू मैसेज पहुंचा रहे थे क्या? ये समझने की बात है। कौन लोग चाहते थे कि कंसेंसस से जो है देश को राष्ट्रपति मिले और कौन लोग जो है अपनी बेइज्जती करवाने के लिए उतारू थे। अब जब हो रही है तो अब ये बैड लूजर्स की तरह कह रहे हैं, क्राई बेबी बन रहे हैं, नहीं जी हम तो चाहते थे। अच्छा ये बताइए, पिछली बार रामनाथ कोविंद जी के चुनाव को आपने कंसेंसस से होने दिया था क्या? बताइए ना एक बार। तब भी नंबर्स की बात थी। लेकिन आपकी आदत है ये साहब, जब हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम रखा था उस समय भी जो है आपने विरोध किया था। बहुत मुश्किल से अटल जी ने आपको मनाया था, तब भी उनका भी जो चुनाव था निर्विरोध नहीं हुआ था। तब भी लेफ्ट पार्टीज ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे स्टेचर के सामने भी खड़ा किया था। तो इसलिए प्लीज आप जो है ये नाटक मत किया कीजिए। और विश्लेषक साहब को भी कहूंगा कि विश्लेषण को बैलेंस इतना तो रखें कि आपका जब थोड़ी देर में काउंटिंग आ जाएगी तो तब क्या कहेंगे? मेहनत हम तो मेहनत करने के आदी है साहब। अगर ये डिबेट ना होती तो अभी मैं फील्ड में होता। मेरे को तो फील्ड में जाते जाते डिबेट कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी हमें तो आदत है साहब मेहनत करने की। और हमें तो इसलिए आदत है क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसी विक्टोरिया की महारानी के लिए काम नहीं कर रहे, हम भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमें आदत है। ठीक है सर। राकेश जी, सर्वसम्मति से, क्योंकि अब बात बार बार यही उठ रही है विपक्षी दलों की तरफ से भी कि सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए था राष्ट्रपति, लेकिन अब आपने इस बहस को भी सुना, चर्चा को भी सुना। कांग्रेस कह रही है हमने प्रयास किए, उनकी तरफ से नाम नहीं बताया गया। बीजेपी कह रही है कि नाम अगर जानने की इच्छा होती तो बात करते। तो ये तो बहुत अच्छा एक विकल्प था अगर सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो। देखिए, अगर सर्वसम्मति से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की बातों को मान लेंगी तो शायद मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टियों को मर्ज हो जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का जो उद्देश्य होता है वो केवल ये होता है कि अपने कैंडिडेट को जिताना। अगर दोनों ही पार्टियां सर्वसम्मति से एक कैंडिडेट खड़ी कर देती तो ये जो पार्टियों की लड़ाई जो अभी हम टीवी चैनल पे दोनों प्रवक्ताओं के बीच देख रहे हैं, शायद वो हम देख ही नहीं पाते। दूसरी बात कि हारना और जीतना, मैं बीजेपी के प्रवक्ता भाई से कहना चाहूंगा कि जैसे वो कह रहे थे कि बेइज्जती, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी हारे कोई भी जीते, ये चुनाव है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करता है चुनाव। चुनाव के अंदर हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने वोट का प्रयोग कर सके और किसी भी पद के लिए कैंडिडेट चुनाव लड़ सके। दूसरी बात कि भारत माता के हम भी पुत्र हैं, भारत के अंदर सभी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सके। अगर एक आदमी चुनाव लड़के कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटे से छोटे चुनाव के अंदर हार जाता है तो इसमें बेइज्जती की बात नहीं है। इसमें केवल यह है कि उसने अपने मत का प्रयोग किया, उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया और जीत और हार इस देश की जनता तय करती है और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर चुने हुए प्रतिनिधित्व तय करते हैं कि कौन जीता। लेकिन हाँ ये है कि दोनों ही पार्टियां, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने यह भी सही कहा कि चाहे कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव हो, हमेशा सामने वाली पार्टी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, चाहे उसके पास जादुई आंकड़ा हो या ना हो। ऐसा ही हमने राज्यसभा चुनावों के अंदर भी देखा है कि अगर राज्यसभा चुनाव के अंदर किसी पार्टी के पास पूरे आंकड़ा नहीं है तब भी वो पार्टी कहीं ना कहीं से अपने किस तरीके से कैंडिडेट को खड़ा कर देती है, उसके बाद किस तरीके से गेस्ट हाउस और होटलों में सांसदों को रुकाया जाता है। तो ये जो जादुई आंकड़ा ना होते हुए भी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, यही लोकतंत्र है कि हर किसी के पास अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सके, चुनाव में अपना वोट डाल सके। तो इसमें बेइज्जती वाला वर्ड ठीक नहीं है और मैं तो ये कहना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ कि ये बहुत बड़ा चुनाव है। इस चुनाव के विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि दोनों ही प्रतिद्वंदी, जो भी दोनों कैंडिडेट थे, वो भारत के सर्वोच्च पद के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए थे। तो मेरे लिए तो दोनों ही बहुत सम्मान योग्य हैं। जो भी जीतेगा वो हमारे देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, वो हमारे राष्ट्रपति होंगे और जो हार भी जाएगा वो भी बहुत सम्मान के योग्य होगा क्योंकि वो हमारे भारत माता के पुत्र होगा या पुत्री होगी जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार बने या बनी।
तो ये बहुत बड़ा चुनाव है। इस चुनाव के अंदर ये बेइज्जती जैसे शब्दों का प्रयोग करना, मैं समझता हूँ भारत के साथ और भारत की संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि बेइज्जती का जो वर्ड है ये बहुत ही छोटा वर्ड है और इस तरीके से चैनल पे बैठकर ये बेइज्जती वर्ड का यूज ना हो। मैं ये रिक्वेस्ट के साथ बड़े आदर सत्कार और बहुत सेवा भाव के साथ ये कहना चाहूंगा कि आप इतने बड़े चुनाव के अंदर बेइज्जती वर्ड का यूज ना करें। ठीक है सर, ठीक है। बजरंग दास जी यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, रावल साहब की बातों का भी जवाब देना चाह रहे थे। मैडम जी, क्या बजरंग दास जी की तरह मुझे भी इंटरवीन करने का अवसर मिलेगा उनकी बात? सर बिल्कुल, अब चर्चा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे सर, 1 घंटे तक कर लो 12 बजे तक करें सर चर्चा, इसलिए आप अपनी बात रख सकते हैं। बीच में टांग भी फंसा लेना, बीच में दिस इज नॉट स्टाइल ऑफ डिबेट। जहाँ राष्ट्रपति चुना नहीं अच्छा नहीं लगता बजरंग दास जी। आपको मैं पूरा अवसर दूंगा, आपको मैं पूरा अवसर दूंगा, मैं नोट करूंगा आप क्या कहेंगे और आप भी रिक्वेस्ट सुनिए, मैं आपसे बात कह रहा हूँ। नहीं सुनिए बजरंग दास जी, मैं यूनिलैटरली ये बात कहता हूँ, मैं यूनिलैटरली ये बात कह रहा हूँ, मैं नहीं बीच में बोलूंगा, आप भी मत बोलिएगा। आपकी है, सारी सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी है, प्रदेश में आपकी है, आप जो चाहो कर लो। हम चुप बैठे, हमने क्या करना है, हम सुन लेंगे आपकी बात। हम प्रधानमंत्री सुनते आए हैं, मुख्यमंत्री सुनते हैं, आपकी भी सुन लें। चलिए हम सुन बैठे, आप चलिए फिर सुनिए नहीं रुकिए, रावल साहब ऐसे सुनिए सर, नहीं सर, टाइम हमारे पास पूरा है, टाइम हमें आधा घंटा और मिल गया है, तो हम एक एक करके बात रखेंगे। गर्ग साहब आप रखिए बात, सुन रहे थे आप बहुत देर खामोशी से, शांति से समझ रहे थे। मैडम जी, जब राष्ट्रपति चुनाव से पहले तो कुछ भी कहा जा सकता है, राष्ट्रपति चुनने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद, वो राष्ट्रपति जो राज्यपाल होता है वो पूरे देश का और प्रदेश का होता है और वो पार्टी विशेष का ना रहकर देश के लिए और जनता के लिए उसकी जुम्मेवारी बन जाती है, वो न्यूट्रल हो जाता है। ये बात तो समझना चाहिए कि हाँ, पार्टी विशेष खड़ी करती है, उसकी सपोर्ट करती है, यहां तक तो ठीक है, मगर एक बात ये कहना कि हमने तो बड़ी कोशिश की, नाम रखने का मौका ही नहीं दिया। इनसे ये पूछिए, एक दल नहीं, लगभग 14-15 दलों ने इसके बारे में बार बार कहा और आपके चैनल के माध्यम से भी, हरियाणा न्यूज के पास मैंने जो भी विपक्षी दलों के बयान सुने भी, कोई नाम नहीं रख रहे, नाम नहीं बता रहे। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि आपने उनसे सीधे बात नहीं की, उनको डायरेक्ट कॉल करना चाहिए था, मुलाकात करनी चाहिए थी उनसे सीधे। नहीं ऐसे यही तो बात मैं मैडम बताना चाहता हूँ। जो राष्ट्रीय नेता है और रक्षा मंत्री, सबसे बात हुई है। किसकी बात हुई है सर? किसने, यूपीए की तरफ से किसने बात की थी? बार देखो, ममता सबसे पहले पहल की थी ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी ने ही ये मीटिंग बुलाई थी। आपको ध्यान भी होगा, सबसे पहले दिल्ली मीटिंग जो बुलाई थी ममता बनर्जी ने बुलाई थी और ममता बनर्जी ने सभी दलों को इकट्ठा किया था। उसमें लगभग ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल के ही सारे दलों को नहीं बुलाया था। क्या अपने पश्चिम बंगाल के दलों को नहीं बुलाया था? हमसे तो बात ही नहीं की थी, हमें तो बुलाया ही नहीं था उस मीटिंग में। अपने खुद के पश्चिम बंगाल के दलों को, वामपंथियों को, सीपीआईएम को नहीं बुलाया था, सीपीआईएम को नहीं बुलाया था। साहब क्या यूनानिमिटी बना रहे थे? एक प्रदेश के तो दलों को बुला नहीं पाए, एक प्रदेश के भी आप लोगों को नहीं बुला पाए, आप यूनानिमिटी बनाने चले हैं। जानकारी रखो। अच्छा ये बताइए, क्या जेपी नड्डा जी ने, क्या जगत प्रकाश नड्डा जी ने सोनिया गांधी जी को नहीं फोन किया था? क्या सोनिया गांधी जी ने एक फोन भी किया किसी को? उन्होंने क्या कहा था? सोनिया गांधी जी को फोन किया। अच्छा, सोनिया गांधी क्या कहा? सोनिया गांधी ये कहा, आप अपना नाम बताइए। सोनिया गांधी ने क्या फोन किए? बताइए। सोनिया गांधी उन्होंने क्या कहा? बता देंगे ना। अच्छा, हमने मना कर दिया था, हमने क्या कहा था? नाम भी बताएंगे, हमने नाम बताना मना कर दिया था। चोरी छुपे इलेक्शन होना था, क्या बातें कर रहे हैं? अच्छे तर्क लेकर आइए, तर्क को अच्छे लेकर आइए, आप अपना नाम तर्क को अच्छे लेकर आइए। क्या हमने मना कर दिया था? हम नाम नहीं बताएंगे, बिना नाम बताए, बिना नॉमिनेशन के प्रेसिडेंट हो सकते हैं क्या? क्या बातें कर रहे हैं? आपने कोई नाम रखा क्या? नहीं रुकिए ना, रावत जी अच्छा, महारानी ने कहना चाह रहे थे, ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे थे, शायद वो बताना चाह रहे थे कि किससे बात की।
नहीं, एक बार सुन लेते हैं। गर्ग साहब, आप ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे थे, आप चलो, शायद बताना बताइए। चाह रहे थे किससे बात की, तो क्या उनकी तरफ से कोई कॉल गया था? सुनो, ममता बनर्जी, मेरी बात सुनिए। ममता बनर्जी ने मीटिंग रखी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जी की ममता जी से बात हुई, कांग्रेस से भी बात हुई, शरद पवार से भी हुई, यूपी सबसे हुई, इसमें कोई दो राय। सभी ने एक बात रखी कि आप अपना कैंडिडेट बता दीजिए, हम सर्वसम्मति करेंगे। यही बात सोनिया गांधी जी ने, जो मेरा छोटा भाई रावल जी बोल रहे हैं कि वो हमने फोन पे बात की, ये सही बात है। फोन में उन्होंने फोन किया था, सोनिया गांधी जी का कोई दिक्कत नहीं है, हम सर्वसम्मति करने के तैयार हैं, मगर आप जो भी कैंडिडेट उतारना चाहे उनका आप कृपया नाम बताए ताकि हम उस पर सर्वसम्मति करें। उनका नाम आया नहीं। ये मेरे छोटे भाई ने कहा कि ये तो तालमेल करने में लगे। देखो, इसकी लीडिंग जो कर रही थी आप सबको पता है, ममता बनर्जी ने पहल की, कांग्रेस को भी बुलाया उस मीटिंग में, कांग्रेस के हमारे नेता भी गए वहां, ये कहा भी उनका नाम, उन्होंने टाइम दिया था उस मीटिंग में। शरद पवार भी बयान सुन लो, कांग्रेस का बयान सुन लो, ममता बनर्जी का बयान सुन लो। उन्होंने जब कहा भी शरद पवार जी आप बन जाओ, शरद पवार जी ने कहा हम 5 दिन इंतजार करते हैं, भाजपा का अगर कोई नाम आ जाता है तो उस पर हम सर्वसम्मति करने की नहीं कोशिश सर, ये तो फिर करेंगे। घूम फिर के अगर गर्ग साहब उनका वही नाम बात नहीं हो गई आता, ना। तो हम अपना कैंडिडेट, गर्ग साहब ये तो वही बात हो गई ना कि बात तो यहाँ पर भाजपा से करने की हो रही है, बात तो एनडीए से करने की हो रही है ना, कि आप एनडीए, यही स्थिति जी, मैं यही बताना चाहता हूं आपको। वहां के ऊपर ये फैसला हुआ कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का नाम बता दे तो हम उसके ऊपर सर्वसम्मति करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल, आप ये कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल मिलजुल कर ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई एनडीए या बीजेपी की तरफ से किसी का कॉल आए और वो हमें अपना नाम बता दें तो हम फिर चर्चा करेंगे। आप ये विपक्षी दलों के बीच आपस में ये बात हो रही थी, आप ये कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल। अच्छा, यशवंत सिन्हा जी का नाम जो है एनडीए के किस घटक से आपने चर्चा करके रखा? यशवंत सिन्हा जी का नाम किस घटक से आपने चर्चा करके रखा? नाम जिससे जानना था, नाम जिससे जानना था, बात उन्हीं से नहीं हुई। जिससे नाम जानना था, बात उन्हीं से नहीं की। अगर हुई ये बिल्कुल की। शरद पवार जी ने बात की, उनकी जुम्मेवारी लगाई गई। शरद पवार जी ने जो राष्ट्रीय बीजेपी के उनसे बात हुई, उनकी जुम्मेवारी लगाई गई। उन्होंने मीडिया में बयान दिया शरद पवार जी ने, भाई हाँ हम 5 दिन इंतजार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई राष्ट्रपति चुनाव का कैंडिडेट का नाम आता है, हम उस पर विचार। कौन से दिन बयान दिया, कौन से अखबार में आपने पढ़ा? मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये उचित नेशनल सभी अखबार में, कौन सा अखबार ये लगातार रुकिए गर्ग जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं रावल साहब। सभी नेशनल चैनल पे आया। ये देखो, भारत माता इनके बिक नहीं रही, ये बार बार भारत माता हमारी भी है, हम भी हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, सभी देवी देवताओं को मानते हैं। चलो शुक्र है आप भारत माता को अपनी मानते हैं। मुझे लगा केवल सोनिया माता को ही मानते हैं, मुझे तो वहम हो गया था केवल सोनिया माता को ही माता मानते हैं। भारत माता का भी करते हैं। हिंदुस्तान करना छोड़ दे, टीवी डिबेट के ऊपर ये भावना को भड़काना छोड़ दे। ठीक है गर्ग साहब, चुनाव क्या राष्ट्रपति न्यूट्रल होता है, किसी भी दल। रावल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं, राकेश कुमार जी ने जिस तरह की बात कही, उन्होंने कहा कि जानकारी तो थी एनडीए को, आंकड़ों के हिसाब से एनडीए जानती थी कि जीत होगी, लेकिन एक मजबूती अपनी दिखानी थी फिर से, अपना कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं वो कहीं ना कहीं बात दर्ज करानी थी, इसलिए ऐसा किया गया। रावल साहब नहीं, ये चुनाव ठीक है गर्ग जी, अगर ये नहीं सर रुकिए ना, पूछिए सर रुकिए मुझे अवसर धक्के खा रहे थे, ठीक है मांग रहे थे, स्टेट के विधु रावल को अवसर मिला, चुनाव थोपते हो आप अपना नाम विधु रावल, उल्टा चोर बहुत पसंद है। अरे गर्ग साहब रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, शांत होइए सर, शांत होइए, रुकिए ना सर, रुकिए, जवाब लेने दीजिए रावल साहब। गर्ग साहब की अनुमति से मैं अपना पक्ष में रखना चाहता हूं, गर्ग साहब की अनुमति से। जी चलिए, तो आज तक के भारत के इतिहास में केवल एक राष्ट्रपति जो है नीलम संजीवा रेड्डी,
केवल एक राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं हाँ। वो अनअपोज चुने गए। तो उनके भी जो समय जो है वो कब हुआ था, जब किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी बुरी तरह चुनाव हार गई थी इमरजेंसी के तुरंत बाद जो है, उस समय जब है, यानी जब भी कांग्रेस रही है कभी भी कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं रहा है कभी भी। और कोई बात नहीं, इन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया। हम चाहते थे, हमारी इच्छा थी कि यूनानिमसली जो है इस प्रकार का एक ऐतिहासिक जो फैसला पूरा देश कर रहा था उसमें कोई किसी प्रकार की रोड़ी अड़चन नहीं लगाने चाहिए थे। हम चाहते थे कि यूनानिमसली, लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव का रास्ता अपनाया। कोई बात नहीं, इन्होंने उम्मीदवार भी वो ढूंढा जो चुन चुनकर किस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार से एक के बाद एक अपशब्द कह रहा था। कोई बात नहीं, ये कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे ना, फिर भी इनका जो चयन था, चयन की जो कड़ी थी वो कौन थी, वो चुनकर इन्होंने उस व्यक्ति को लिखा जो कि मोदी विरोध की आग में, उस अग्नि में जलने वाला सबसे बड़े। कोई बात नहीं, वो अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, आज के बाद शायद नहीं रहेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कह रहा हूं। तो उसके बाद जो है वित्त मंत्री कौन सी पार्टी का था, लेकर उनकी जसवंत सिन्हा ने बताइए, जब वित्त मंत्री देश का तो आप इंडिया शाइनिंग का विरोध क्यों कर रहे थे? आप इंडिया दो बार वित्त मंत्री रहे हैं, 2 बार। चंद्रशेखर जी ने बनाया था, वाजपेयी जी से पहले चंद्रशेखर जी ने बनाया था। प्रधानमंत्री विरोधी हमने बनाया था, पूछ लिया आपने पूछ लिया, बता दूं आपने पूछ लिया, बता दूं। अरे बताने को दो फिर साहब, अरे पूछ लिया, बताने को दो। बता अरे सुन तो लो, बोलो बजरंगदास जी, बताने दो ना साहब, आपने सवाल पूछा, उत्तर ले लो। सबसे पहले जो है वो वित्त मंत्री बने थे 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार में, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और उसी नाते जो है उनके अच्छे काम को देखते हुए भाजपा ने भी उनको अवसर दिया था। हमने भी अटल जी की सरकार में 1998 से लेकर 2002 तक हमारी सरकार में भी वो वित्त मंत्री रहे, और जिस समय वो वित्त मंत्री थे तब कांग्रेसी जो है लोकसभा की चेयरों पर चढ़ चढ़ कर विरोध करते थे। जब हमने इंडिया शाइनिंग की कैंपेन, फील गुड फैक्टर की कैंपेन हमने चलाई, उसका भी आज तक विरोध करते हैं। फिर उसके जो रचयिता थे, उसके जो आर्किटेक्ट थे, उस यशवंत सिन्हा का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप? तो खैर कोई बात नहीं, ये हिपोक्रेसी कांग्रेस का मिडल नेम है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो एक वंचित समाज से, सबसे दरिद्र समाज से जो है बीच में मत बोलो, मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा अगर सृष्टि जी आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो। ये गलत बात है, ये तरीका गलत है। आपके बीच में जब मैं नहीं बोलता तो आप मेरे बीच में क्यों बोलते हैं? आप क्यों नहीं कागज पेन में विश्वास रखते? मुझे एक बात नहीं पूरी करने दे रहे आप, लगातार हर बीच में हैकल कर रहे हैं, लगातार हैकल कर रहे हैं। नहीं, आपने पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया, चुप हो जाइए। नहीं गर्ग साहब, रुकिए। अब ठीक है, मैं राकेश कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। हालांकि रावल साहब, ठीक है, गर्ग साहब ऐसे नहीं सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप जब अपनी बात कर रहे हैं तो विधु रावल जी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई। सुन रहे हैं। नहीं गर्ग साहब ऐसे नहीं, मैंने देखो स्थिति जी, मैंने कोई टोका नहीं है, मैंने कहा इन्होंने कैसे कर दिया, आपने कैसे कर? अरे भाई मुझे मेरी बात रखने दो, बात खत्म हो जाए तब सवाल पूछो। ऐसे करेंगे तो बहस बढ़ती जाएगी। रखो एक एक करके रखेंगे ना सर। आपको जो भी डाउट होगा उनकी बातों का, या जो भी आप सवाल उनकी बातों से निकलकर करना चाह रहे होंगे, तो वो आप अपनी बारी पे कर दीजिएगा ना सर। अभी रावल साहब भी आपको सुन रहे थे, शांति से सुन रहे थे। अब फिर आप बार बार टोकेंगे तो फिर वो कहेंगे मुझे पूरा टाइम नहीं मिला। रुकिए सर, रुक जाइए, उनको बात रखने दीजिए, फिर मेरे को राकेश जी से भी सवाल करना है। वही बीच में टोक रहे थे, नहीं सर, जवाब बीच में कर रहे थे। अरे सर ठीक है ना सर, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, फिर राकेश जी से भी सवाल करना है, इतनी देर से वो भी शांत बैठे। देखिए आज मुझे लगता है कि बहस का, चर्चा का ज्यादा हिस्सा जो है वो इस बात में चला गया कि यूनानिमिटी बन सकती थी, कंसेंसस बन सकता था। नहीं, इससे अलग भी कुछ सवाल हैं आज देश के सामने। कुछ सवाल है देश के सामने, ये सवाल है कि आज का दिन जो है, जब हम अपने देश की आजादी का 75वां वर्ष जो है इस वर्ष मना रहे हैं, आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस समय देश की पहली आदिवासी समाज की में पैदा होकर अपने गरिमामय संघर्ष के कारण पहली राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी बनने वाली हैं, उसी समय जो है हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ की सड़कों पर अपनी वंशवादी भ्रष्टाचारी महारानी के भ्रष्टाचार की जांच को छुपाने के लिए किस प्रकार कांग्रेस की सड़कों पर तांडव किए हुए हैं, बवाल काट रहे हैं। एक ही समय में 2 चित्र हैं,
भारतवासी तो आज गर्व से जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कोई लोग आज देश के हर व्यक्ति खुश है, पूरे देशवासी खुश हैं। वनस्पतियों तक, पेड़ों पर एक रंगत आ चुकी है। आप देखिए तो सही, फूल आपको मुस्कुराते दिखेंगे। आज देश के असली जो है वनवासी समाज, जो कि जिन्होंने इस समाज ने देश की संस्कृति को प्रिजर्व करके रखा था, वो आज देश की राष्ट्रपति बन रही हैं। ठीक है रावत साहब, ठीक है रावत साहब, रोक रही हूँ दर साहब, आपको भी रोक रही हूँ। राकेश कुमार जी, क्योंकि सर रुकिए ना, रुकिए दर साहब, ठीक है सर, बना दो इनको। राकेश जी, अगर क्योंकि जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरह का अनुमान हम, राकेश जी आपको आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल सर, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है और जिस तरह के आंकड़े कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो आजाद भारत में जन्मी वो देश की पहली राष्ट्रपति बनेंगी और रेड्डी साहब के बाद, नीलम रेड्डी साहब के बाद यंगेस्ट राष्ट्रपति रहेंगी भारत की। जी बिल्कुल। कि देखिए, ये विषय अपने आप में ही, ये इलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है। इसमें हम भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जो भी जीते उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और वो हमारे भारत देश का राष्ट्रपति चुन जाएगा। और वो जो भी चुनेगा वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। और दो कैंडिडेट इस इलेक्शन के अंदर है, तो ये निश्चित है कि एक की हार होना, एक की इस इलेक्शन में पराजय होना निश्चित है, क्योंकि राष्ट्रपति एक ही चुना जाएगा। और सर, आपकी बातों में मैं एक सवाल और करना चाहूंगी, क्योंकि जीत एक की होगी, दो ही उम्मीदवार थे जिनमें से एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन अब जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं मार्जिन पर रहेंगी। वोट परसेंटेज कितना रहता है उस पर नजरें रहने वाली है, क्योंकि जी देखिए, एनडीए हो या यूपीए हो या बाकी जो घटक दल हैं, दोनों ही घटक दलों का वोटों के आंकड़े को सभी मीडिया चैनल्स ने पूरी क्वांटिटी को कैलकुलेट किया कि कितनी क्वांटिटी इनके इलेक्शन में आ सकती है। अगर किसी का मार्जिन बहुत ज्यादा हुआ और किसी का मार्जिन जो उनकी संख्या थी उससे कम हो गया, तो कहीं ना कहीं वो उस पार्टी के लिए, अपने इंटरनल के लिए चिंता का विषय होगा कि हमारा आंकड़ा तो इतने वोटों का था, हमें कम क्यों मिले, और हमारा आंकड़ा इतने वोटों का था, हमें ज्यादा कैसे मिले। तो दोनों ही पक्षों में कहीं ना कहीं पार्टियों को अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जिससे जीत सुनिश्चित होनी थी वो गिनती के हिसाब से सभी को पता है, बार बार कहने की इतनी आवश्यकता नहीं है। परंतु रिजल्ट के बाद ही मैं इस बात पे टिप्पणी दे पाऊंगा कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो अपने वोटों को संभाल के रख पाई। सर, परसेंटेज की राकेश जी अगर बात करें तो माननीय रामनाथ कोविंद जी की अगर हम बात करें तो 65% के करीब उनको वोट मिले थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो क्या उम्मीद यहाँ पर एनडीए से की जानी चाहिए, क्योंकि अब विपक्षी दलों का भी समर्थन है, तो 70% से तो ज्यादा ये जो परसेंटेज है, जो आंकड़ा है वो जाए? देखिए, एनडीए के पास बहुमत है, एनडीए के पास विपक्षी दलों का समर्थन है, एनडीए के पास कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपनी अंतरात्मा को देखते हुए वोट दिया होगा। तो अब ये बात तब निकल के आएगी जब वोटों की गिनती हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम और इंतजार कर लें, उसके बाद हम वोटों के आंकड़े को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं जो आंकड़ा होगा उससे भी राजनीतिक पहलू कहीं ना कहीं डिसाइड होगा। रावत साहब, कितने प्रतिशत वोट की उम्मीद कर रहे हैं इस बार आप? देखिए, मैं परसेंटेज में इस जो होने वाली विजय उसको लोअर नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, मैं विश्लेषक साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। अंतरात्मा की आवाज भी भाजपा के पक्ष में है, परमात्मा की आवाज भी भाजपा के पक्ष में है। और भारत माता जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के अद्वितीय कार्यों को, किस प्रकार देश का यशोगान हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, किस प्रकार से दुनिया आज खड़े होकर आज सैल्यूट कर रही है भारत को तरफ देखते हुए, तो उस नाते से आज सभी लोग जो हैं ये चाहते हैं कि देश के सबसे गरीब, सबसे दरिद्र, सबसे वंचित समाज जो सबसे पिछड़ा और उपेक्षित समाज है, उसमें से अपनी योग्यता के तहत, अपनी गरिमामय संघर्ष के कारण एक राष्ट्रपति जो है बन रही हैं। ये आज जो है, आज भारत माता का सबसे अधिक सम्मान अगर कभी हुआ है 75 वर्षों में, तो आज हुआ है।
और मैं इस जो गौरवमय क्षण है, इस गौरवपूर्ण क्षण को मैं इसको महसूस कर रहा हूं, मैं जी रहा हूं इस क्षण को, और इसलिए जो है गर्व से सीना फूल उठता है। हाँ। आज असल में जो है, आज आजादी के असली मायने हमने देखे हैं, जब आज जो है वंचित समाज को उसकी पहचान भी मिल रही है, और ये एक फ्लड गेट्स खोलने वाला है। आप देखिएगा सृष्टि जी, मेक नो मिस्टेक्स, ये फ्लड गेट्स खोलेगा। किस प्रकार से वो समाज जो पिछड़ा रहा था, आज उस समाज से निकल कर आकर भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए कितने लोग जो है अब निकल कर आएंगे, और उनका कंट्रीब्यूशन देखिएगा। ये देश जो है आज वंशवादी जकड़न से बाहर निकल चुका है। लेकिन आज आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है? इससे पहले भी तो कई मौके ऐसे आए हैं, खुद जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुझे दुख हुआ जब सर आपकी तरफ से ही उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया था, तब भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस देश ने किया था। तब भी महसूस हुआ था, लेकिन आज वो जो है वो शिखर और ऊंचा हो गया है। लेकिन मुझे दुख उस समय हुआ था जब, इन्हीं दिनों की बात है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो थी प्रतिभा पाटिल जी जो है वो अपनी कैंपेन कर रही थी, और शिमला के अंदर रेस्ट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाकर कहती हैं कि यह परिवार किसी का रखता नहीं है, मैं इंदिरा जी की सेवा किया करती थी, बहुत अच्छे पराठे बनाया करती थी, देखो आज मुझे राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो मुझे उस समय बहुत दुख महसूस हुआ, एक स्वाभिमानी भारतीय को बहुत दुख महसूस होगा। लेकिन खैर वो मेरे देश की माननीय सम्माननीय राष्ट्रपति रही हैं, उनका सम्मान किया हमने। वो पूरे कुनबे के साथ जाकर टूरिज्म किया करती थी, और कहा जो है अपने उनके जो प्राइजेस थे, जो है जो उनको इनाम मिले हुए थे, या उनको किस प्रकार से किसी ने गिफ्ट दिए हुए थे, उन गिफ्ट्स को बोरी में डालकर ट्रकों में भरकर ले गई, और उसके बाद वापस मंगवाने पड़े। ये देश को सम्मान नहीं देता है। ऐसी जब खबरें मिलती हैं तो देशवासी जो है उनका सर शर्म से झुक जाता है। इसमें बेइज्जती और सम्मान की बात नहीं है, लेकिन मेरे देश की राष्ट्रपति रही है, उस नाते उनका सम्मान है। लेकिन आज जब अपने कदमों पर खड़ी हुई एक महिला, जिन्होंने विषमतम परिस्थितियों को ठीक है गर्ग साहब, हम जी रावल जी के हिसाब से तो पहले भारत देश आजाद ही नहीं था। भारत तो देश आज ही आजाद होगा जो नए राष्ट्रपति बनेंगे। इनके हिसाब से पहले राष्ट्रपति थे ही नहीं, आज ही खुशी का दिन है, आज ही राष्ट्रपति बनेगा। मेरे साथियों को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति सभी दल का है, पूरे देश का है। जब राष्ट्रपति बन जाता है उसके बाद कोई दल नहीं रहता। वो मतलब क्या है, पूरे देश का राष्ट्रपिता होता है, राष्ट्रपिता। ये सोचना चाहिए, ये कोई हमारा जब तक है, जब तक चुनाव है। जिस टाइम चुन गया तो सबका होता है राष्ट्रपति, उसके ऊपर पार्टी का वो ठप्पा नहीं होता कि ये भाजपा का ये राष्ट्रपति है। ये थोड़ा सोचना चाहिए। और दूसरी बात, बार बार ये कहते हैं जी चुनाव की बात, जी हम तो सर्वसम्मति चाहते थे, मगर इन्होंने कैंडिडेट खड़ा करने के लिए घूमना शुरू कर दिया। आप ये बताएं, जब आपसे नाम मांग रहे, नाम आप दे नहीं रहे, नाम पे अभी नहीं जाएंगे, विपक्षी दल क्या करेगा? चलिए ठीक है, उस पे बहस बहुत हुई। लेकिन अगर, क्योंकि अब आपने अपनी तरफ से, यूपीए की तरफ से एक उम्मीदवार उतारा, यशवंत सिन्हा। अब परसेंटेज की हम बात कर रहे थे, वोट परसेंट की, आपको उम्मीद है कुछ? क्योंकि कई विपक्षी दल हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, जिनका वोट आपको मिलना था, उन्होंने भी इनकार कर दिया। क्रॉस वोटिंग की बातें भी यहाँ पर हो रही थी। आपको कितने परसेंटेज की उम्मीद है सर? मैडम जी मेरी पर्सनल व्यूज है, जहां तक मैं समझता हूं द्रौपदी जी जीतेगी, इसमें कोई दो है, मैं खुद एग्री कर रहा हूं इस बात को। ठीक है, जहां तक दूसरी बात है, मार्जिन की बात हो रही है, लेकिन सर राष्ट्रपति बनेगी तो चलेगी, सभी दल का है। नहीं, मैं आपको वही बात क्लियर कर रहा हूं। आपने कहा हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, हमने सपोर्ट किया है। जसवंत सिन्हा जी आजाद खड़े हुए थे और उन्होंने सपोर्ट मांगा, हमने समर्थन किया, बिल्कुल सही है। हमने ईमानदारी से, जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने वोट जसवंत सिन्हा को दिया, यहाँ तक तो ओके। कैंडिडेट कौन था सबको पता है। कांग्रेस आपको नहीं लगता था, बजरंग दास जी, आपको नहीं लगता था ऐसे समय में कम से कम विपक्ष को तो, सभी विपक्षी दलों को तो एकजुट होकर आना चाहिए था? हैरानी तो सबसे ज्यादा तब हुई जब उद्धव ठाकरे और उनकी दल ने भी इतनी बड़ी बात कह दी। नहीं,
देखिए मेरी बात सुनिए, हर एक जो राष्ट्रीय पार्टी है, स्टेट पार्टी है, उनको अपना अधिकार है किसी को वोट डाले, किसी को दबाव नहीं। वोट मांगने के लिए कोई कांग्रेस पार्टी किसी के पास गई नहीं, वोट मांगने के लिए जसवंत सिन्हा जी गए थे। हरियाणा के अंदर भी विधायक दल की हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी चंडीगढ़ में, उस मीटिंग में भी आपने देखा होगा जसवंत सिन्हा जी आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे। और हम कैंडिडेट हो तो हम वोट मांगते, हमारे से खुद वोट मांगने के लिए जसवंत सिन्हा जी हरियाणा में भी आए थे। तो वो कैंडिडेट तो मांगी नहीं, वोट मांगे, भाजपा से तो वोट मांगी नहीं, कैसे हुड्डा साहब के घर में बैठकर चले गए। नहीं, हमसे तो वोट मांगी नहीं उन्होंने। हो सकता भाजपा से, जजपा से तो वोट मांगी नहीं उन्होंने। ये बात आपकी सही है, नहीं ये बात रावल जी हो सकती है, वो तो जसवंत जी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगी या ना मांगी तो उनका पर्सनली मैटर, उसको हम क्या कह सकते हैं। भाई एक जब कैंडिडेट खड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ जसवंत सिन्हा जी खड़े हैं, तो वो वोट कैसे मांगे, आप सोचने की बात है। जब वो आपके खिलाफ तो खड़े हैं, आपके खिलाफ वोट मांग रहे हैं, और वो कहेंगे भाजपा मुझे वोट दे, मुझे वोट दो, आप अपने कैंडिडेट के वोट ना दे। ये तो बात संभव नहीं हो सकती ना, जब आपने अपना कैंडिडेट उतार दिया और वो सामने, वो आपके खिलाफ सामने खड़े हैं, वो तो और पार्टी से वोट मांगेंगे ना। उन्होंने वोट मांगा, कांग्रेस ने समर्थन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो हार जीत होती रहती है, दो कैंडिडेट लड़ते हैं, अखाड़े में दो पहलवान लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, मगर मैं जीतने वाले को भी और हारने वाले को भी दोनों को बधाई देता हूं। मैं ठीक है, देखो चुनाव जो हुआ बिल्कुल मतलब क्या है, भाईचारे के अंदर चुनाव हुआ, और ये राष्ट्रपति चुनाव जो है किसी गरिमा होती है, पूरा देश का पूरा विश्व इस चुनाव के बारे में नजर लगाता है। सर, गरिमा होती है चुनाव की, लेकिन आपकी तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए, उन्होंने कहीं ना कहीं गरिमा का ख्याल नहीं रखा। रबर स्टैम्प जैसे बयान भी उनकी तरफ से दिए गए थे। एक तरफ देखिए ये बिल्कुल सही बात कहा। राष्ट्रपति सारे देश का प्रधानमंत्री होता है, सॉरी गलती लगी, प्रधानमंत्री जो है पूरे देश का है, हमारा भी प्रधानमंत्री मोदी जी हम भी मानते हैं हमारे प्रधानमंत्री है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल हम मानते हैं, मुख्यमंत्री हमारा भी मुख्यमंत्री है। जो जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसका वो हमारा राजा है। जिस देश में रहते हैं हम पद की गरिमा रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री जी, हरेक की पद की गरिमा होनी चाहिए। सभी की उस पद की गरिमा का मान सम्मान करना चाहिए। हो सकता है मेरी किसी के साथ व्यक्तिगत द्वेष हो सकता है, मगर मुझे पद का ध्यान है कि कौन है, ये देश के प्रधानमंत्री जी है। अगर हम प्रधानमंत्री के खिलाफ पर्सनली को अटैक करेंगे वो उचित नहीं। ठीक है, फाइनल कमेंट ले रही हूँ। रावल साहब आप फाइनल कमेंट रख दीजिए अपना, फिर राकेश कुमार जी से उनका फाइनल कमेंट। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई पर्सनली अटैक करे, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है सर। रावल साहब, यशवंत सिन्हा जी ने रबर स्टैम्प की बात कही थी, वो केवल मॉरली ही गलत नहीं थी, वो हिस्टोरिकली और फैक्चुअली भी गलत थी। उन्होंने रामनाथ कोविंद जी के बारे में अपशब्द कहे थे, लेकिन अच्छा लगता अगर वो मॉरली करप्ट ना होते, अगर वो इंटेंशनली करप्ट ना होते, फैक्चुअली इनकरेक्ट ना होते, तो वो इस पोस्टर के बारे में भी कुछ बताते। ये पोस्टर है हमारे पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी का, जो बाथ टब के अंदर बैठे हुए हैं जब उनके सामने इंदिरा गांधी जी ने देश पर इमरजेंसी थोपने का एक शर्मनाक प्रस्ताव रखा, और वो बाथ टब में ही जो है इस पर साइन कर रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ है, इसमें कैप्शन लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी कोई और मैडम जी, ये आरोप ये झूठे आरोप, ये कार्टून बनाना काम, बीच में मत, ये कार्टून बनाने का काम, देश में भाईचारा खराब करने का काम, किस प्रकार देश के राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको भारतीय जनता पार्टी चाहिए। ये देश के ये अपमान करते हैं, ये अपमान करने वाली पार्टी है, ये राष्ट्रपति जेल में डाल करते हैं, जेल में डाला था, इमरजेंसी में सबने जेल में डाला था। कभी किसी को अपमान करते हैं, इनको अपमान के सिवाय कुछ नहीं आता। ये लोग वो है, इनकी हाँ में हाँ भरे तो ठीक,
नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ सीबीआई गिरेंगे, उनके खिलाफ ईडी का गिरेंगे। यशवंत सिन्हा जी कितना सम्मान कर रहे थे, देश के सर्वप्रिय देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कितना सम्मान कर रहे थे। ये कार्टून की एक हिस्ट्री है। लेकिन आप भी ये बात मानेंगे कि गर्ग सामने अगर उनके उम्मीदवार की तरफ से कुछ गलत कहा भी गया होगा तो उसका खंडन किया है उस बात का। उन्होंने कहा कि गरिमा जो है वो बनी रहनी चाहिए। गर्ग साहब ने कुछ उल्टा नहीं कहा सर, इस बात को आप भी मानेंगे। पहली बात ठीक है, राकेश जी से फाइनल कमेंट ले लूं। राकेश जी फाइनल कमेंट। मेरा बात करें यहाँ पर नहीं किसी बात का यहाँ पर केवल डिबेट का ज्यादा टाइम बचा नहीं है सर, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, वक्त इससे ज्यादा नहीं। और शर्म आनी चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया राकेश साहब। माफी के साथ आपसे फाइनल कमेंट नहीं ले पाई मैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। और अब देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर में ये सामने भी आ जाएगा कि कौन बनता है देश का नया राष्ट्रपति। देश को नया राष्ट्रपति अब जल्द ही मिलने वाला है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में